नमस्कार एंड वेलकम टू आर के गुरु। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तो ये है फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स को देखेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पिछले वाले लेक्चर में एक छोटी सी चीज बची थी जो कि था हमारा ओव्यूलेशन डे फाइंड करने का। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओव्यूलेशन डे जो होता है, क्या वो 14th डे ही होता है सारे केसेस? नहीं, हमने वो 28 डेज का साइकिल लिया था। वो 29 भी हो सकता है, किसी का अलग भी हो सकता है। वो डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट पर्सन। सबके लिए अलग अलग नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन डे जो होता है ना, वो हम फाइंड कर सकते हैं कि हाँ, इसका ओव्यूलेशन डे कौन सा होगा। कैसे? हमने देखा था कि पहले वाला क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, और बाद वाला क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है। फॉलिकुलर फेज क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें फॉलिकल्स बनते थे, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और बाद वाले को हमने ल्यूटियल फेज कहा था, जो कि 14 से 28 डेज वाला था। हमने ऐसी कुछ अपनी साइकिल बनाई थी जिसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि ये 0 से लेकर 5 डेज है, यहाँ तक 14 डेज है, और यहाँ तक 28 डेज है। यहाँ से यहाँ तक वाले को हमने फॉलिकुलर फेज कहा था, और यहाँ से यहाँ वाले को हमने क्या कहा था, ल्यूटियल फेज कहा था। जो हमारा ल्यूटियल फेज होता है ना, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है। और शुरू का ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है 0 से 5 डेज का, ये भी मेरा फिक्स्ड होता है, ये भी मेरा फिक्स्ड होता है। तो अनफिक्स्ड कौन सा होता है, यानी कि ऐसा कौन सा फेज है जो कि हमारा चेंज होता रहता है, वो है हमारा ये 15 से लेकर 14 डेज तक का, ये हमारा हमेशा चेंज होता रहता है। तो हमारे फिक्स्ड डेज कौन से? ये 14 से 28 डेज वाले 14 डेज जो हैं, ये तो हमारे फिक्स्ड है। तो अगर हमको डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है, डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज में से हम 14 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? डे ऑफ ओव्यूलेशन हमारा निकल के आता है। कोई भी हो, अगर सपोज हमारा 30 डेज का साइकिल, 30 मान के चल लेते हैं कि अगर हमारा 30 डेज का साइकिल, अगर मेरा 30 डेज का साइकिल है, तो मेरे डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा होगा, क्वेश्चन हमारा ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, n-14, यानी कि कितने डेज का साइकिल है, 30 डेज का साइकिल है, तो 30 - 14 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपको निकालना है 29 डेज का। योर होमवर्क क्वेश्चन विल बी, आपको 29 डेज का 29 डेज का आपको दिया है। इसका एक लड़की है जिसका साइकिल 29 डेज का है, इसका आप मुझे डे ऑफ ओव्यूलेशन निकाल करके बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं हमारे किस पे, फर्टिलाइजेशन। अब हम मेन टॉपिक अपना फर्टिलाइजेशन शुरू करते हैं। हमने मेल के अंदर स्पर्म बना दिया, फीमेल के अंदर ओवा बना दिया। अरे भाई, स्पर्म ओवा बना के क्या करेंगे, हम रखे रहेंगे, दूल्हा दुल्हन को बस तैयार करके रखेंगे? अरे नहीं, शादी भी तो करानी है दूल्हा दुल्हन की। तो शादी कराने की प्रोसेस को अब हम यहाँ पे करेंगे शुरुआत। तो अब हम अपनी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को यहाँ से शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेरा स्पर्म है और मेरा ओवा है, वो दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे, यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवा। दिस प्रोसेस इज नोन एज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या सिंपली ऐसी हो जाएगी कि स्पर्म आया, ओवा में फर्टिलाइज हुआ और खत्म? कहानी इतना आसान नहीं होता हर एक चीज। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल, द फ्यूजन ऑफ मेल gamete which is sperm and female gamete which is ova. This process is known as nothing but fertilization. अब हम अपना ओवा बना लेते हैं और स्पर्म को लेकर के आते हैं। ये मेरा ओवा है, दिस इज माई व्हाट, सेकेंडरी oocyte। ये मेरा ओवा नहीं है,
अंदर क्या है, ये मेरा सेकेंडरी oocyte है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि सेकेंडरी oocyte ही जो है वो स्पर्म के साथ क्या करता है, फ्यूजन करता है। फ्यूजन करने के बाद ही हम उसको क्या नाम देते हैं, ओवा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ओवा का नाम देते हैं। तो दिस इज माय व्हाट, सेकेंडरी oocyte। बाहर पे हम क्या बना देते हैं, अपनी जोना पेल्लुसिडा, और इसके बाहर क्या बना देते हैं हम, अपनी कोरोना रेडिएटा। दिस इज माय कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जोना पेल्युसिडा, और ये अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte। क्या है, ये मेरा सेकेंडरी oocyte है। अब यहाँ पे से मेरा स्पर्म आ रहा है, सपोज ये मेरा जो स्पर्म है यहाँ से आ रहा है, तो स्पर्म क्या आसानी से इस ओवा के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा? नहीं। जो स्पर्म का हमारा हेड होता है उसके ऊपर जो हमने टोपी पहनाई थी, जिसका नाम हमने क्या दिया था, एक्रोसोम नाम दिया था। मैंने आपको बताया था कि एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पर्म लाइसिन नाम के कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स की अब यहाँ पे काम आएगा। कैसे? अब देखो, सबसे बाहर हमारी कोरोना रेडिएटा है, उसके अंदर मेरी जोना पेलिसिड है, फिर उसके अंदर मेरा सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है ना। तो हमें सबसे पहले अपनी कोरोना रेडिएटा को तोड़ना पड़ेगा। एक वॉल टूट गई, हम एक वॉल के अंदर चले गए, कोरोना रेडिएटा का तोड़ा, अब हमारे पास दूसरी वॉल आ गई सामने, जोना पेलिसिडा। अब हम जोना पेलिसिडा को भी तोड़ेंगे, तभी तो ये स्पर्म आएगा और ये सेकेंडरी oocyte के साथ हमारा फ्यूजन कर पाएगा। अब यहाँ पे इन दीवारों को तोड़ने के लिए इसके पास कुछ तो होना चाहिए। इन दीवारों को तोड़ने के लिए, अभी तो ये दीवारें जुड़ी हैं, इन दीवारों को तोड़ना है तो सबसे पहले हमको इसके अंदर कुछ एंजाइम्स चाहिए। किसके अंदर, इस एक्रोसोम के अंदर हमारे 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा हाई यूरोनिडेज एंजाइम। हाई यूरोनिडेज की चाहिए, ऐसे तो कोई लेयर ही नहीं है। जो हमारी कोरोना रेडिएटा होती है उसके बाहर एक लेयरिंग होती है जो कि हाई यूरोनिक एसिड की होती है। अगर हमें हाई यूरोनिक एसिड को पहले तोड़ना पड़ेगा अगर हमें कोरोना रेडिएटा के पास तक पहुंचना है। हाई यूरोनिक एसिड कहता है अगर तुम्हें कोरोना रेडिएटा के पास पहुंचना है तो तुम्हें मेरे ऊपर से चल के जाना होगा, यानी कि पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, फिर ही तुम कोरोना रेडिएटा तक पहुंच पाओगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हाई यूरोनिक एसिड को तोड़ने की कुछ ट्रिक बनाई, और वो ट्रिक क्या थी, हमारी हाई यूरोनिडेज। हम हाई यूरोनिडेज एंजाइम को ले आए, उसको हमने छोड़ दिया हाई यूरोनिक एसिड के ऊपर। अब हाई यूरोनिडेज एंजाइम ने हाई यूरोनिक एसिड की लेयर को तोड़ दिया। अब उसने उसको तो पार कर दिया, हाई यूरोनिक एसिड कहता है पहले मुझे पार करो, उसके बाद मैं तुम्हें कोरोना रेडिएटर तक पहुंचने दूंगा, उससे पहले तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो हम हाई यूरोनिडेज लाई, हाई यूरोनिक एसिड की लेयर को तोड़ दिया। तो हमने हाई यूरोनिक एसिड की लेयर जिसके बाहर थी वो तो तोड़ दिया, अब हम कहाँ जाएंगे, कोरोना रेडिएटा के पास। अब कोरोना रेडिएटा की लेयर को भी तो तोड़ना पड़ेगा, प्रोटेक्शन सेकेंडरी oocyte ने इतने ने सारे बनाए हैं। तो अगर हमें कोरोना रेडिएटा को तोड़ना है तो इसके लिए हमें लाना पड़ेगा कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, जो मेरी इस कोरोना रेडिएटा की लेयर को तोड़ेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब इसके अंदर अगर हमने इसको भी तोड़ दिया, अब हमारे पास जोना पेलिसिडा खड़ी है। अब जोना पेलिसिडा की लेयर को भी तो तोड़ना पड़ेगा। जोना पेलिसिडा की लेयर को तोड़ने के लिए हम जोना लाइसिन ले आएंगे। हमने कहा जोना लाइसिन आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें जोना पेलिसिडा की लेयर को तोड़ना है क्योंकि मुझे सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूजन करना है। ये स्पर्म का एक्रोसोम बात करता है सबसे, एक्रोसोम के पास ये सब कुछ प्रेजेंट है, उस टोपी के पास सब कुछ प्रेजेंट है। तो वहां से हम 3 चीजें लाए, क्या क्या लाए, पहला हाई यूरोनिडेज लेके आए जिससे हमने क्या तोड़ा, हाई यूरोनिक एसिड वाली लेयर को तोड़ा। दूसरा हम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम लेकर के आए जिसने हमारी कोरोना रेडिएटा की लेयर को तोड़ा। तीसरा हम क्या लाए, अपनी जोना पेलिसिडा को तोड़ने के लिए जोना लाइसिन लेके आए। क्या लाए, जोना लाइसिन लेके आए। उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए, अपने सेकेंडरी oocyte तक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, हमारे सेकेंडरी oocyte तक पहुंच गए। इतना तो हमने प्रोसेस समझा। क्या क्या समझा, कि स्पर्म अब यहां तक तो पहुंच गया, अपना यहां तक तो पहुंच गया। और कैसे पहुंचा स्पर्म, स्पर्म का जो एक्रोसोम था, एक्रोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, एंजाइम्स प्रेजेंट थे। उन एंजाइम में पहला एंजाइम कौन सा था हमारा, हाई यूरोनिडेज। हाई यूरोनिडेज प्रेजेंट था जिसने हाई यूरोनिक एसिड वाली लेयर को तोड़ा। दूसरा प्रेजेंट था हमारे पास कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग
एंजाइम प्रेजेंट था जिसने क्या तोड़ा, कोरोना रेडिएटा को तोड़ा। तीसरा हमारे पास था जोनालाइसिन, क्या था, जोनालाइसिन, जोनालाइसिन ने जोना पेल्यूसिडा को तोड़ा। इतना तो हमने समझ लिया कि ये आखिर पहुंचता कैसे। अब पॉइंट ये आता है कि ये वाली प्रोसेस हमारी कौन से पार्ट पे होती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मेरा मेल वाला स्पर्म है उसके अंदर मोटिलिटी होती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, पीछे से एक पूंछ, एक टेल प्रेजेंट होती है जिसको जो इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि स्पर्म तो आ गया। और ओवा भी जो होता है वो हर मंथ रिलीज होता है और कहाँ पे आकर के इंतजार करता है, एम्पिला रीजन पे आकर के, फेलोपियन ट्यूब के एम्पिला रीजन पे आकर के इंतजार कर रहा है। तो ये मेरा जो है यहाँ पे, अगर मैं अपनी फेलोपियन ट्यूब बनाऊं, आपको ऐसी रफली अभी बना करके दिखा रही हूँ, ये मेरी यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे एम्पिला वाले रीजन पे मेरा ये ओवा यहाँ पे इंतजार कर रहा है। और जो मेल का पेनिस होता है, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा किस चीज में हेल्प करता है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन जिसे हम कहते हैं, हमारा कॉप्युलेटरी ऑर्गन क्या होता है, मेल में पेनिस होता है। तो वही पेनिस क्या करता है, स्पर्म को लाता है और यहाँ पे छोड़ देता है। अब क्या होगा, क्या इतना आसान होता है कि ये स्पर्म जो है वो ओवा के पास चले जाए। अब जो ओवा है वो हर महीने रिलीज होता है, हर महीने वो रिलीज होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ओवा एक ही साइड से हर महीने रिलीज होता है, भाई ओवा तो हमारे दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं ना, तो दोनों में से कोई सा भी ऊपर आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो मेरे स्पर्म को कैसे पता कि ये वाला ओवा इस बार आया है या फिर ये वाला ओवा इस बार आया है। एक महीने देखो हमारे पास क्या होता है, दो हमारे एम्पिला रीजन होते हैं, दोनों में हमारे दोनों साइड पे हमारे ओवा होते हैं। तो हर महीने एक साइड का ओवा आता है जो कि एम्पिला रीजन पे वेट करता है, एम्पिला रीजन पे आता है। फिर अगले महीने दूसरी साइड का आता है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ ये वाली साइड का आएगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ ये वाली साइड का आएगा। यानी कि अपनी अपनी चांसेस लगा के रखते हैं कि पहले मैं आऊंगा, फिर तू आना, फिर मैं आऊंगा, फिर तू आना, यानी कि एक एक करके बाद ये आते हैं। तो अब इसको कैसे पता चल रहा है कि ये वाला आया है कि ये वाला आया है। पॉइंट ये है कि जिस टाइम पे ओवा हमारा एम्पिला रीजन पे आ रहा है उसी टाइम पे हमारे स्पर्म को भी एम्पिला रीजन पे ही आना होगा। एम्पिलरी स्थमिक जंक्शन जो पॉइंट है, एम्पिलरी स्थमिक जंक्शन, वहीं पर हमारे स्पर्म को और ओवा को दोनों को एक ही टाइम पे वहां पे आना होगा। अगर थोड़ा सा भी टाइम आगे पीछे होता है तो हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, हमारी ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी, प्रेगनेंसी वाला फेज आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। हमारी क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, क्योंकि वो स्पर्म फालतू हो जाएगा, फिर तो बाद में आएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। यहीं पे उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ओवा यहाँ पे एम्पिला रीजन पे हमारा वेट कर रहा है, उसी टाइम पे हमारे स्पर्म को वहां पे आना होता है और फर्टिलाइज होना होता है। और इतना आसान नहीं है कि वो स्पर्म यहाँ पे आ जाए। अब स्पर्म को कंफ्यूजन तो होगा, भाई दोनों में से कौन सी साइड जाना है। पहले सबसे पहले क्या करा, मेल आया, शुरू से जानते हैं, मेल आया, फीमेल आया। मेल ने अपना जो इजैक्यूलेशन किया वो इंसेमिनेशन के थ्रू किया फीमेल की बॉडी में वाया कॉप्युलेटरी ऑर्गन, कॉप्युलेटरी ऑर्गन के थ्रू इंसेमिनेशन किया फीमेल की बॉडी पे। मैंने आपको बताया था वेजाइना या फिर सर्विक्स पे वो क्या करता है, कॉप्युलेशन करी, इंसेमिनेशन करा स्पर्म का। अब जब स्पर्म उसके अंदर आता है तो स्पर्म के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ वो वहां ओवा तक पहुंच पाए और फर्टिलाइज कर पाए। क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, मेरा कैपेसिटेशन होगा। क्या होगा, कैपेसिटेशन होगा। यहाँ पे जब वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जब वो अंदर आ जाएगा तो मेरे स्पर्म के अंदर क्या होगा, कैपेसिटेशन होगा। कैपेसिटेशन क्या होता है, वो अपनी एबिलिटी बनाएगा कि हाँ मैं वहां जाके फर्टिलाइज हो जाऊं। एबिलिटी इनबिल्ट करता है, वो अपना ये सारा काम अपने अंदर उजागरित करता है, अपनी शक्तियों को उजागर करने की कोशिश करता है, एबिलिटी को परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अब जब उसकी एबिलिटी यहाँ पे हो गई, यानी कि कैपेसिटेशन उसका यहाँ पे हो गया है, कैपेसिटेशन होने के बाद अब वो स्पर्म देखता है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, अब पता कैसे चले। और ये भी तो हो सकता है कि वो स्पर्म क्या पता ह्यूमन मेल का है या किसी और का, या कुत्ते बिल्ली किसी का भी आ गया, नहीं, सिर्फ जो हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है यानी कि कॉइटस है वो सिर्फ और सिर्फ मेल ह्यूमन और फीमेल ह्यूमन के बीच में ही हो सकता है, मेल और फीमेल ह्यूमन के बीच में ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिकॉग्निशन भी करते हैं। सबसे पहले इनने क्या करी हमारी, सबसे पहले ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे करते हैं ये कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन यानी कि एबिलिटी,
एबिलिटी लाते हैं अपने अंदर। दूसरा काम क्या करते हैं ये, रिकॉग्निशन। क्या करते हैं, रिकॉग्निशन। जो मेरा मेल का स्पर्म होता है वो क्या बनाता है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बनाता है, और जो मेरा फीमेल का ओवा होता है वो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, हमारा ओवा क्या बनाएगा, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बनाएगा, और हमारा स्पर्म क्या बनाता है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बनाता है। अगर मैं मेल के स्पर्म की बात करूं तो वो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बनाता है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं, यानी कि ओवा की बात करें या फिर सेकेंडरी oocyte की बात करें, तो वो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन हमारा बनाता है और बना करके वो रेडी रखता है। तो यहाँ पे जो मेल का एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बना और फीमेल का फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बना, तो इसी के थ्रू ये दोनों क्या करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं एक दूसरे का कि हाँ ये मेल का ही स्पर्म है, यानी कि इसको एंट्री हम दे सकते हैं कि हाँ ये फीमेल का ही ओवा है, यानी कि मुझे इसी के साथ फ्यूजन करना है। इन दोनों के बीच में बातचीत होगी। याद है हमने बहुत पहले अपने जो SRFP वाला चैप्टर है उसमें भी हमने देखा था कि जो हमारा स्टिग्मा है और जो हमारा पॉलन है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता था दोनों के बीच में, देखा था हमने। वैसे ही यहाँ पे भी इंटरेक्शन हो रहा है ओवा और स्पर्म के बीच में, रिकॉग्निशन हो रहा है कि हाँ क्या ये मेरी ही स्पीसीज का स्पर्म है, क्या ये मेरी ही स्पीसीज का ओवा है। ये चीज यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाती है, कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाती है। ये सारी रिएक्शन भी यहाँ पे पार्ट लेती है। सिनगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है। क्या होती है, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, और भी बहुत सारी होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सिनगेमी होता है, सिनगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होता है, सिनगेमी होता है, कैरियोगेमी होता है। मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस चलती हैं उसके बाद ही हमारा जो स्पर्म है, ये सारी मतलब बहुत सारी अभी प्रोसेसेस होंगी इसके बाद। उसके बाद ही मेरा स्पर्म आता है यहाँ से मेरा स्पर्म चल करके आता है सेम पॉइंट पे। यहाँ पे मेरा ओवा प्रेजेंट था पहले, यहाँ से ओवा भी यहाँ आता है, यहाँ से मेरा ये भी स्पर्म भी यहाँ पे आता है। कौन से रीजन पे, एम्पिला रीजन पे ये पहुंचते हैं। एम्पिला रीजन पे आ करके फिर ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू जो मेरा स्पर्म है वो सेकेंडरी oocyte तक पहुंचता है और अपना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है। कब करता है, जब वो ये सारे एंजाइम्स के थ्रू ये सारी लेयर्स को तोड़ देगा। उसके बाद जब वो सेकेंडरी oocyte तक पहुंचेगा तब ही उसकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाएगी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विच इज अ स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट विच इज ओवा। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, आर फर्टिलाइजेशन। और ये सारी प्रोसेसेस जो है ये भी आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में नहीं लिखी है बट इट इज इंपॉर्टेंट। अब तो एनसीईआरटी के बाहर का भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस के होने के बाद जब मेरे सेकेंडरी oocyte से मेरा स्पर्म मिल जाता है तो मेरी सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होती है। याद है हमने अपना एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बताई थी, जो कि प्रोफेज में होती है। प्रोफेज 1 के बाद खत्म मतलब हो जाती है कंप्लीट। और मेरा मेटाफेज में जब वो रुक जाती है प्रोसेस आफ्टर द चाइल्डहुड, तो उस पे फिर हमारी मियोसिस सेकेंड जब होती है वो यहाँ पे आकर के हमारी कंप्लीट होगी। कब कंप्लीट होगी, जब मेरा सेकेंडरी oocyte और स्पर्म जो होते हैं वो कांटेक्ट में आएंगे। उसी कांटेक्ट में आने के बाद उसकी जो ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होती है, और यही क्या कहलाता है, फिर हमारा ओवा कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब आपकी कंप्लीट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या वो ओव्यूलेशन के बाद कंप्लीट होती है या फिर वो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। इसका आंसर होगा वो ओव्यूलेशन के भी बाद और फर्टिलाइजेशन के भी बाद कंप्लीट होती है। यानी कि जब स्पर्म जो होता है वो सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है तब जाके हमारी याली प्रोसेस जो होती है कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों तो मिल गए, यानी कि इसके पास क्या प्लॉइडी थी, एन थी, इसके पास क्या प्लॉइडी थी, एन थी। दोनों मिल गई तो जो अब जाइगोट बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, मेरा यहाँ पे मेल का आया और प्लस
फीमेल का आना। मेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, 22 प्लस एक्स प्रेजेंट है एंड 22 प्लस वाई प्रेजेंट है। लेकिन फीमेल के केस में सिर्फ हमारे पास 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स होते हैं और मेल के अंदर दोनों एक्स वाई होते हैं। इतना तो पता ही होगा, नहीं पता तो अब जान लो। मेल के अंदर क्रोमोसोम में एक्स वाई अलग अलग दिखते हैं और फीमेल के अंदर दोनों सेम होते हैं, यानी कि एक्स एक्स होते हैं। 22 क्या है, ये हमारे ऑटोसोम्स हैं। दीज आर माय ऑटोसोम्स एंड दीज आर माय सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब अगर मेल का 22 प्लस एक्स वाला मिल जाता है 22 प्लस एक्स फीमेल से, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स बन करके रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा 22 प्लस वाई वाला 22 प्लस एक्स वाले से मिलता है तो ये 22 प्लस एक्स वाई बन जाएगा। 22 मतलब 44 प्लस एक्स वाई बन जाएगा। तो 44 प्लस एक्स एक्स का मतलब क्या है, ये हमारी क्या हुई है, बेबी गर्ल हुई है। क्या हुई है, बेबी गर्ल हुई है। और 44 प्लस एक्स वाई का मतलब क्या है, ये हमारा क्या हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अगर हमें चाइल्ड का, अपने बच्चे का देखना है कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या वो फीमेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं। फीमेल के पास तो भाई सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स ही है इसके पास। मेल के ऊपर ये डिपेंड करता है, मेल यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर अपना शो करता है, क्योंकि मेल के पास एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दोनों अलग है। यानी कि बच्चे का जेंडर, बच्चा क्या है, मेल है या फीमेल है, ये हमें कौन पता लगाएगा, ये हमारा मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। यहीं पे कई गांव में मिथ बना दी गई है कि नहीं, अगर बार बार बेटी हो रही है तो ये लड़की की गलती है। नहीं, दिस इज नॉट द इश्यू रिलेटेड टू अ फीमेल, ये तो मेल की वजह से हो रहा है ना। मेल के पास डिफरेंट क्रोमोसोम है भाई, फीमेल की क्या गलती है उसमें, उसके पास तो दोनों एक्स एक्स प्रेजेंट है। मेल यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर हमारा शो करता है, मेल के पास डिफरेंट क्रोमोसोम है, यानी कि बच्चे का जो जेंडर है वो मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ साथ सबको बताओ। अरे कहीं कितने मर्डर्स हो रहे हैं इस जगह, इस वजह से कितने लोग औरतों को मार देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि वो लोग मानते हैं कि एक लड़की ही रिस्पॉन्सिबल है लड़की होने। दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। असलियत तो ये है कि मेल पे डिपेंड कर रहा है ना सब कुछ, कि जो हमारी बेबी है वो फीमेल होगी या मेल होगी, गर्ल होगी या बॉय होगी, वो तो भाई यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। फीमेल पे तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं उसकी, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है, बल्कि किसको गलत माना जाता है, फीमेल को ही गलत माना जाता है। इस बात को आगे बढ़ाना है, इसीलिए तो एजुकेशन लेना है। दैट इज वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप ही लोग ऐसे थक जाओगे तो कैसे चलेगा काम, आगे बढ़ते रहना है। बताया था ना, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि नॉलेज इज द ओनली की, नॉलेज इज द ओनली की जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस सारी नॉलेज को अपने तक रखते हैं या अपने से बाहर भी निकालते हैं, दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताते हैं। ये सब कुछ सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अब हम अपना फर्दर आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। तो इतना तो समझ गए ना कि ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल के ऊपर नहीं। तो इसीलिए फीमेल को ब्लेम करना बंद कर दीजिए और लोगों को समझा दीजिए इस बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी मिथ को खत्म करना है और हम सभी को आगे बढ़ना है। जैसे सती प्रथा हमने खत्म करी है, वैसे ये छोटी 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 बातें अभी भी कई गांव में रह चुकी हैं। इन गांव की बातों को खत्म करके उन्हें भी हमें अपने साथ आगे बढ़ाना है और ये मोटिव लेकर के चलना है कि नॉलेज को हम बेकार नहीं जाने देंगे। चाहे हम कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं, एक्चुअली हम एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं किसी रेस में। चींटी जब चढ़ती है गिर जाती है, वापस चढ़ती है वापस गिर जाती है, लेकिन वो चढ़ती ही रहती है, कभी हार नहीं मानती है। एक बार चढ़ रही है उसको उससे अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरी बार चढ़ के गिर रही है अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। बस अपनी गलतियों को मत दोहराओ, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। ये चीज सिखाती है हमें। हमारे तो पूर्वजों से हम यही सीखते हुए आ रहे हैं, तो आगे भी यही बढ़ाइए ना एटलीस्ट, कि कम से कम सीखी हुई बातों को तो ध्यान में रखिए और आगे लोगों को सिखाइए, पर सही बात सही जिस्ट के साथ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इम्प्लांटेशन की तरफ। अब इम्प्लांटेशन जो है वो हमें करना है, किसका,
ये हमने बना दिया है अपना जाइगोट। अब यहाँ पे जो हमारा स्पर्म था वो हमारे सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज कर गया, दोनों का फ्यूजन हो गया, यानी कि हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो हो गई है, यानी कि हमने अपना जाइगोट का फॉर्मेशन तो कर दिया है, लेकिन अब हमें उसका इम्प्लांटेशन करना है। तो क्या हम जाइगोट का एज इट इज उसका इम्प्लांटेशन कर देंगे? नहीं, इसकी भी कुछ प्रोसेस होती है, हमें कुछ करना होता है। तो वो क्या करना होता है वो देख लेते हैं हम। ये मेरा जाइगोट है, दिस इज माई जाइगोट, लेकिन ZP जो है ना, जोना पेल्लुसिडा, वो अभी ऐसी ही रहती है। जोना पेल्लुसिडा ऐसे ही रहती है, कोरोना रेडिएटा जो होती है वो टूट जाती है, वो हट जाती है, लेकिन जोना पेल्लुसिडा बची रहती है। दिस इज व्हाट, दिस इज माई जाइगोट। जाइगोट में अंदर ये जो मेरा प्रेजेंट है जाइगोट, इसका क्या होगा, अब मैं इसका क्लीवेज करूंगी। जब ये बीच से टूटता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अपना ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर। अब जब ये आगे जाएगा, दिस ब्लास्टोमियर इज रेडीली कन्वर्ट इन मोरेला। किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मोरेला पे, यानी कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे सेल्स आने लगेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज माई मोरेला। ये ZP जो है ये ऐसी ही रहती है, दिस इज ZP। और ये क्या है, मेरा मोर्यूला है। अब इस मोर्यूला से आगे क्या बनेगा, मेरा ब्लास्टुला बनेगा, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। इसी का हम क्या करते हैं, आगे जाकर के ब्लास्टुला का ही हमारा आगे जाकर के एक और स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे हम अपना क्या बना लेते हैं, ब्लास्टुला बनाते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मोर्यूला कौन सा है और ब्लास्टुला कौन सा है? ब्लास्टुला में हमारी एक कैविटी प्रेजेंट होगी, फ्री कैविटी प्रेजेंट होगी। जैसे इसके अंदर ये सेल्स है, ये सेल्स जो है ये ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ पे इतनी सारी आपको फ्री फील्ड कैविटी दिख रही है, तो जहां पे कैविटी प्रेजेंट होगी तो वही मेरा क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा, या फिर ब्लास्टुला भी हम इसको कहते हैं। क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज माय ब्लास्टोसिस्ट, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टुला भी कहते हैं। अब यही जो ब्लास्टुला हमारा प्रेजेंट है, इसी का हम यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं। इसी ब्लास्टुला का हमारा इम्प्लांटेशन होगा। और ये मोर्यूला कितने सेल का होता है, 8 to 16 सेल का मोर्यूला हमारा प्रेजेंट होता है। मोर्यूला से हमारा ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला बनता है, और इसी ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, याद है आपको, हमारी 3 वॉल थी अंदर, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर उसके भी अंदर क्या प्रेजेंट थी हमारी, एंडोमेट्रियम। क्या प्रेजेंट थी मेरी, एंडोमेट्रियम। तो यही मेरे एंडोमेट्रियम के अंदर मेरा इम्प्लांटेशन हो जाता है, किसका, मेरे ब्लास्टुला का। लेकिन क्या ब्लास्टुला का एज इट इज इम्प्लांटेशन हो जाएगा, नहीं, ब्लास्टुला का एज इट इज इम्प्लांटेशन नहीं होता है। इसकी जो बाहर की लेयर होती है जिसको हम जोना पेल्लिसिडा कहते हैं, ये जोना पेल्लिसिडा को पहले टूटना पड़ता है। जब तक ये जोना पेल्लिसिडा नहीं टूटेगी तब तक इसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि ये मेरी एंडोमेट्रियम की लेयर से नहीं जुड़ पाएगा। क्या, मेरा ये ब्लास्टुला मेरी एंडोमेट्रियम की लेयर से नहीं जुड़ पाएगा जब तक इसकी जोना पेल्लिसिडा जिंदा है। तो इसके पहले जोना पेल्लिसिडा को हटाना पड़ेगा, और जब इसकी जोना पेल्लिसिडा इम्प्लांटेशन के टाइम पे हटती है, जब ये टूटती है, तो इसके अंदर जो मेरे सेल्स प्रेजेंट है इसमें क्या हो जाता है, ये भी कभी कभी टूट जाते हैं बीच से। अगर सपोज दिस इज माई बाहर की जोना पेल्लिसिडा की लेयर, ये मेरे अंदर का सेल है। जब ये जोना पेल्लिसिडा की लेयर टूटती है बीच से, तो कभी कभी ये सेल भी बीच में से टूट जाता है, और जब ये मेरा सेल बीच में से टूटता है तो इसी सेल से मेरे मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन के आते हैं। यानी कि जाइगोट तो मेरा एक ही था, एक ही जाइगोट से मेरे 2 ट्विंस बन करके रेडी हो गए। जब ये टूटती है जोना पेल्लिसिडा, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है, तो इसलिए जब ये टूटती है तो अंदर वाला माल मसाला भी टूटता है, जिस वजह से ये बीच के टूटने से 2 अलग अलग बेबी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो यही जो है आ करके जब इसकी जोना पेल्लिसिडा टूट जाती है तो इसके बाहर एक
दूसरी लेयर आ जाती है जिसका नाम क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट नाम होता है। क्या नाम होता है इसकी बाहर की लेयर का, ट्रोपोब्लास्ट नाम होता है। और अंदर वाले सेल को क्या कहते हैं हम, इनर सेल मास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जब मेरा इम्प्लांटेशन होगा तो ये बाहर वाली लेयर का नाम क्या हो जाएगा, ट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम हो जाएगा, ट्रोपोब्लास्ट। और ट्रोपोब्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा मेरा, इनर सेल मास। दिस इज माय व्हाट, इनर सेल मास। और यही इनर सेल मास जो है वो आगे जाकर के क्या बनाएगा, मेरा बेबी का फॉर्मेशन यही इनर सेल मास करता है। और ये ट्रोपोब्लास्ट, इसके बाहर से एक लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और जब इसमें इस लेयर के बाहर पे जब ये एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होने आता है तो इस एंडोमेट्रियम लेयर का भी नाम चेंज होकर के क्या पड़ जाता है, डेसिडुआ पड़ जाता है। जब इसमें इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके बाद क्या नाम पड़ जाएगा इसका, व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज डेसिडुआ। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, डेसिडुआ नाम पड़ जाएगा। क्यों डेसिडुआ नाम पड़ जाता है, क्योंकि इसमें हमारा इम्प्लांटेशन हो चुका है। पहले तो इसका नाम क्या था, एंडोमेट्रियम ही था, लेकिन अब इसका नाम क्या पड़ जाता है, डेसिडुआ नाम पड़ जाता है। अब मेरी इम्प्लांटेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन के दो फर्दर पार्ट होते हैं, एक होता है प्लेसेंटेशन और एक क्या होता है, गेस्टेशन। दिखाते हैं, अब आपको यहीं पे लिख देंगे। इम्प्लांटेशन के हमने फर्दर दो पार्ट बोले, इम्प्लांटेशन एक क्या होता है हमारा, प्लेसेंटेशन, और एक क्या होता है, गेस्ट्रुलेशन, गेस्ट्रुलेशन। तो प्लेसेंटेशन के नाम में आपको क्या दिख रहा है, प्लेसेंटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, प्लेसेंटा। तो इसके बाहर से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आने लगते हैं जिसका नाम क्या होता है, कोरियोनिक विलाई होता है। और जो हमारा ये फीटस होता है, जो हमारा फीटस होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। किस कॉर्ड से, अम्बिलिकल कॉर्ड से वो प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। और यही प्लेसेंटा की दूसरी साइड पे मदर का ब्लड फ्लो कर रहा होता है। लेट मी शो यू विद द डायग्राम। लेकिन पहले ये समझते हैं कि प्लेसेंटेशन के अंदर क्या आ रहा है। पहली बात, बाहर से कैसे प्रोजेक्शन आ जाएंगे इसके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका नाम क्या होता है, कोरियोनिक विलाई। क्या नाम होता है, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई आ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएगा, प्लेसेंटा आ जाएगा। प्लेसेंटा जो होता है वो बैरियर का काम करता है, प्लेसेंटा वर्क एज अ बैरियर। और गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन में होगा कि इस की तीन लेयर हमको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी लेयर, इसमें तीन लेयर का फॉर्मेशन होगा। सबसे बाहर क्या होती है, एक्टोडर्म, बीच में क्या होती है, मीजोडर्म, और सबसे अंदर क्या होती है, हमारी एंडोडर्म की लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर एक्टो, फिर मीजो, उसके बाद हमारी एंडो की लेयर प्रेजेंट होती है। तो हम इसको उसके साथ साथ लिखते हैं कि एक्टो पहले आती है, एंडो आती है, मीजो आती है। तो यहाँ पे तीन लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। पहली कौन सी लेयर बनती है, पहली बनती है हमारी एंडोडर्म, फिर बनती है हमारी मीजोडर्म, और उसके बाद बनती है हमारी एक्टोडर्म। क्या बनती है, एक्टोडर्म बनती है। और एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्टोडर्म एंडोडर्म जो होती है लेयर बनती है, उसके बाद उनके बीच में कौन सी लेयर आती है, मीजोडर्म आती है। लेकिन बनती सबसे पहले कौन सी है, एंडो, फिर मीजो, देन एक्टोडर्म हमारी बन करके रेडी होती है। इन तीनों को ऐसे ही एज इट इज आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम बैरियर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अपने बैरियर की बात कर रहे हैं, उस बैरियर को समझते हैं। So, if this is my fetus, ये मेरा फीटस है, यहां से मेरी अम्बिलिकल कॉर्ड इससे कनेक्टेड है। आगे क्या है मेरा, ये प्लेसेंटा है बड़ा सा, और इधर जो है, इधर मदर का ब्लड जो है यहाँ पे फ्लो कर रहा है। किसका ब्लड, मदर का ब्लड यहाँ पे मेरा फ्लो कर रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज माय फीटस, दिस इज माय अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड दिस इज माय प्लेसेंटा, और ये क्या है, मदर का ब्लड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फीटस
के और मदर के ब्लड में एक बैरियर बना हुआ है, जिस बैरियर का नाम क्या है, प्लेसेंटा नाम है। यानी कि जो ब्लड मदर के अंदर फ्लो कर रहा है वो फीटस के अंदर नहीं आता है, यानी कि किसी भी बच्चे के अंदर उसकी माँ का खून नहीं है। याद रखेंगे, ये भी मिथ है, बहुत डायलॉग भी बन चुके हैं इस मिथ पे। तो आपको ये बात बता दूं मैं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर उसकी मदर का ब्लड फ्लो हो रहा हो। क्यों? मम्मी का ब्लड क्यों नहीं फ्लो हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप हमेशा सेम हो, ये पॉसिबल नहीं है। ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मम्मी का है O पॉजिटिव तो क्या पता बच्चे का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव हो जाए, क्योंकि उसके फादर पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर मदर का ब्लड बच्चे में आने लगे तो उसमें क्या हो जाएगी, हमारी एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर मदर का ब्लड अलग है, बच्चे का ब्लड अलग है, दोनों का ब्लड अलग है, तो मदर की बॉडी देखेगी कि ये हमारे उसमें फॉरेन एंटीबॉडी, एंटीजन आया है, उसके खिलाफ वो उसी वक्त एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देगी और उसको, उस सेल को मार देगी, क्योंकि वो फॉरेन सेल आ गए हमारे अंदर, वो समझती है हमारी बॉडी। ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही होती है कि कोई भी फॉरेन सेल आया तो उसको मारने का काम हमारे अंदर के सेल्स खुद ब खुद ही कर देते हैं। तो ऐसा ही बच्चे के केस में भी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक बैरियर होता है जो कि मम्मी के ब्लड और बच्चे के ब्लड को आपस में मिलने नहीं देता है। अब हम एक बात जानते हैं कि तो अगर बच्चे का ब्लड उसके साथ, मम्मी के साथ मिलेगा नहीं तो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा? बच्चा जो है वो जिंदा रहता है वाया दिस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हमारा न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता है, ब्लड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, कोई न्यूट्रिटिव टिश्यूज का आदान प्रदान होता है, तो वो इकलौता प्लेसेंटा ही है। इनफैक्ट इकलौती ऐसी एंटीबॉडी भी मदर के उसमें प्रेजेंट है जो कि बच्चे में जाती है वाया दिस प्लेसेंटा। हाँ, एक एंटीबॉडी ऐसी है जो इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। वो कौन सी एंटीबॉडी है? वो एंटीबॉडी का नाम है आईजीजी। कौन सी एंटीबॉडी है? आईजीजी। एजीओजी लोजी सुनोजी मैं हूं मन मौजी, यानी कि ये मन मौजी एंटीबॉडी है। ये जो है प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है। कौन सी है? आईजीजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईजीजी एंटीबॉडी इकलौती ऐसी बॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके उधर जाती है। अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हमारी आर्टरीज प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? वेन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हमारी इसमें 2 आर्टरी प्रेजेंट होती हैं और एक वेन प्रेजेंट होती है। 2 आर्टरी प्रेजेंट है और एक वेन प्रेजेंट है। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि आर्टरी मेनली तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे जो आर्टरी प्रेजेंट है वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, यानी कि जिसमें CO2 प्रेजेंट है। और वहीं पे अगर मैं वेन की बात करूं तो वेन मेरी यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे जो मेरी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे जो वेन है वो मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर प्रेजेंट होती है 2 आर्टरी और एक वेन, जो कि यहाँ से बच्चे के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यानी कि फीटस से प्लेसेंटा में कौन सा होगा? फीटस से प्लेसेंटा में वाला होगा। फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी और प्लेसेंटा में छोड़ेगी, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से लेगी और फीटस के पास जाकर के छोड़ेगी। ये होती है इसके अंदर की प्रोसेस। इस चीज को याद रखेंगे कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड किससे फ्लो कर रहा है? आर्टरी से फ्लो कर रहा है। और ऑक्सीजनेटेड किससे फ्लो कर रहा है? हमारी वेन से फ्लो कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। और यहाँ पे हमारे प्लेसेंटा का एक और काम है, ये हॉर्मोन्स का भी फॉर्मेशन करती है। कौन 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 कौन? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा यहाँ पे हार्मोन भी बनाती है, और किस टाइम पे बनाती है? प्रेगनेंसी के टाइम पे बनाती है। कौन कौन से हार्मोन है? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन, और तीसरा है, सोचो जो हमने पहले भी पढ़े, फीमेल के अंदर 2 होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। 2 और करती है, क्या क्या है? एक है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एक है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन, और कौन सा है?
एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और कौन सा है, एक है मेरा प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा है मेरा, प्रोजेस्ट्रॉन। ये चार ऐसे हैं जो कि प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज करती है। कौन कौन से फटाफट बोलेंगे, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन नहीं, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब रिलैक्सिन का नाम आ ही गया तो ये भी जान लेते कि रिलैक्सिन कौन रिलीज करता है। रिलैक्सिन जो होता है वो हमारी ओवरी के थ्रू ही रिलीज होता है, यानी कि हमारी ओवरी कौन सा वाला हार्मोन रिलीज करती है, वो है रिलैक्सिन, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन हमारा, कौन रिलीज करती है, ओवरी। ओवरी भी एक रिलीज करती है जिसका नाम क्या है, रिलैक्सिन है। क्या नाम है, रिलैक्सिन है। और याद रखेंगे प्रोजेस्ट्रॉन हमारा क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। प्रोजेस्ट्रॉन ही जो है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को संभाल के रखता है। प्रोजेस्ट्रॉन ही है जो मिल्क का सिक्रीशन भी करता है। इतना सारा काम है भाई प्रोजेस्ट्रॉन के अंदर, इतना सारा काम होता है इसके अंदर। तो ओवरी हमारा क्या रिलीज करती है, रिलैक्सिन। तो मुझे ऐसे मुझे 3 हार्मोन के नाम बताओ जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते। तो पहला क्या है मेरा, एचसीजी, ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। दूसरा क्या है मेरा, एचपीएल, ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। और तीसरा है हमारा रिलैक्सिन। कौन कौन सा है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होता है, एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं। बाकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो ऑल टाइम भी रिलीज होता है। ये तो कॉन्टिन्यूअसली हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन वाली साइकिल में कि वहां पे भी ये दोनों रिलीज होते थे कि नहीं, होते थे। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज और बता देती हूँ। वो एक्स्ट्रा चीज ये है कि जब भी हमें बच्चे का, मतलब हमने बताया था ना कि बच्चे का सेक्स भी डिटरमाइन हो सकता है, तो वो हमें पता कैसे चलेगा बच्चे के सेक्स के बारे में, वो पता चलता है एमनियोटिक फ्लूइड से। जहां पे मेरा बच्चा प्रेजेंट होता है, यानी कि जहां पे मेरा फीटस प्रेजेंट होता है, उसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियन के अंदर ये बच्चा होगा और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। उसी एमनियोटिक फ्लूइड को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसी से हमें पता चलता है सेक्स ऑफ द बेबी भी। पर ये जो टेक्निक है इंडिया में बैन कर दी गई थी। क्यों बैन कर दी गई थी, वैसे ये टेक्निक बहुत अच्छी थी, इसका नाम था एमनियोसेंटेसिस, लेकिन इसको यहाँ बैन कर दिया गया था। इससे हम किसी की भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते थे, लेकिन इंडिया में बैन इसलिए हुआ क्योंकि इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करा गया और इससे फीमेल फॉर्टिसाइड हुए, यानी कि लड़कियों को मार दिया गया। तो इसीलिए ये टेक्निक, ये एमनियोसेंटेसिस, जो कि आज लाखों करोड़ों लोगों के घर में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उसको पहले ही पता लगाकर सही कर सकती थी, लेकिन अब ये टेक्निक जो है वो बंद हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से। क्योंकि यहाँ पे हम फीमेल्स को जैसे पता चलता था हमें कि वो वहां पे लड़की हो रही है तो हम उसको मार देते थे, हम वो लड़की को गिरा दिया करते थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है कि आज हम इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, विच इज आर जेस्टेशन। अब हम जेस्टेशन पीरियड के बारे में जानते हैं। ये जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, उसके बाद क्या होता है हमारा जेस्टेशन पीरियड शुरू होता है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, वो 9 महीने का पूरा पीरियड जिसमें हमारा बच्चा जो है, बेबी जो है, उसको हम नरिशमेंट देते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसकी सारी सारी चीजें पूरी करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपना जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट, जेस्टेशन। जेस्टेशन कितने टाइम का होता है, 9 मंथ्स, 9 महीने का होता है, 9 महीने का होता है। तो हमने जेस्टेशन को अपने जेस्टेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है हमारा फर्स्ट ट्रिमेस्टर, दूसरा है मेरा सेकेंड ट्रिमेस्टर और तीसरा है मेरा थर्ड ट्रिमेस्टर। अब ये ट्रिमेस्टर क्या, और इसको मैंने 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया। 9 महीने होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं, 9 को मैंने 3 मंथ्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि 1 2 3 जो आते हैं पहले के 3 वो मेरे फर्स्ट ट्रिमेस्टर है, फिर 4 5 6 ये वाले 3 मेरे सेकेंड ट्रिमेस्टर है, 7 8 9 ये वाले 3 ये मेरे थर्ड ट्रिमेस्टर के अंदर आते हैं। तो इसको मैंने फर्दर 3 ट्रिमेस्टर के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला है मेरा फर्स्ट ट्रिमेस्टर, पहला है मेरा फर्स्ट ट्रिमेस्टर, दूसरा है मेरा सेकेंड ट्रिमेस्टर और तीसरा है मेरा
थर्ड ट्रिमाइस्टर। कौन सा है? थर्ड ट्रिमाइस्टर। तो इसके अंदर मेरा 1 2 थर्ड वाला मंथ आता है, इसके अंदर मेरा 4 5 6 वाला मंथ आता है, और इसके अंदर मेरा 7 8 9 वाला मंथ आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले मंथ मेरे इसके अंदर आते हैं। तो पहले मंथ में, दूसरे मंथ में और तीसरा मंथ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9। अब मुझे आप सब लोग ये बताओगे कि सबसे ज्यादा क्रूशियल मंथ कौन सा होता है जिसमें हमें मदर की फुल केयर करनी चाहिए? क्या पहला होता है, दूसरा होता है, या फिर तीसरा होता है? तो वो होता है हमारा फर्स्ट ट्रिमेस्टर, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ हमारे ऐसे मंथ होते हैं जिसमें हमको मदर की फुल केयर करनी होती है, क्योंकि यही ट्रिमेस्टर ऐसा है जिसमें हमारी छोटी छोटी चीजें बनती हैं बट बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रिमेस्टर, आप खुद कुछ तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, अभी साथ में देखना। फर्स्ट ट्रिमेस्टर सोचो, हमारे अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा दिल, हमारा हार्ट। हमारा दिल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारा फर्स्ट पहले महीने में ही क्या बन जाएगा? हमारा दिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि हमारा हार्ट हमारे पहले महीने में बनेगा। क्या बनेगा? हमारा हार्ट बनेगा। और दूसरे महीने में क्या बनता है? हमारी लिम्स, हमारी डिजिट्स, लिम्स डिजिट्स ये सब कुछ कब बनेंगे? हमारे सेकेंड मंथ में। क्या क्या बनता है? हमारा लिम्स बन जाएगा, डिजिट्स बन जाएंगी। और थर्ड मंथ में क्या होता है? हमारे फर्दर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे थर्ड मंथ में हो जाएगा। कुछ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा थर्ड मंथ में। अब चौथे महीने में क्या होता है? चौथे महीने में क्या होता है? चौथे महीने में हमारी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। क्या होती है? मैक्सिमम ग्रोथ होती है। किसकी? फीटस की मैक्सिमम ग्रोथ। और पांचवें महीने में हमें पता चल जाता है कि हमारा जो बच्चा है वो बॉक्सर बनेगा या फिर फुटबॉलर बनेगा, यानी कि लात मारनी शुरू कर देता है, यानी कि मूवमेंट करनी शुरू करता है। ऐसे करेंगे आप। फिफ्थ मंथ पंच बनाओ, बॉक्सर, यानी कि मूवमेंट शुरू हो जाएगी। कौन से महीने में? पांचवें महीने में मेरी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और सिक्स्थ मंथ में क्या होता है? जो मेरी आईलैशेस हैं और जो आईलिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। क्या सेपरेट हो जाती है? मेरी आईलैशेस, आईलिड्स, आईलैशेस या फिर मैं बोलूं आईलिड्स मेरी क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाती हैं। बाकी सेवेंथ और एट्थ मंथ में क्या होता है? बाकी के बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी वगैरह ये सब कुछ, हमारे पूरे हैंड के बॉडी पार्ट्स, पूरी बॉडी पार्ट सब कुछ इसमें बन के हमारा फीटस पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। सेवेंथ और एट्थ मंथ में हमारे ऑर्गन्स बन जाएंगे सारे के सारे, बाकी बचा हुआ बॉडी पार्ट बन जाएगा हमारा, सब कुछ इसी के अंदर बन जाएगा हमारा। यानी कि सेवेंथ और एट्थ मंथ में बेबी पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। फाइन हेयर आने लग जाएंगे उसके अंदर सेवेंथ मंथ में। और क्या होगा? पूरी बॉडी हेयरी से कवर होने लगेगी। और 9 मंथ में, 9वें महीने में सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। क्या होगा? यानी कि पार्चुरेशन हो जाएगा, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या हो जाएगा मेरा? डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्चुरेशन। कैट और डॉग के लिए ये जो पीरियड होता है जेस्टेशन का वो सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 दिन तक का ही होता है। किसके लिए? कुत्ता बिल्ली के लिए कितना होता है? 55 to 60 डेज का होता है। अब हम इसके बाद किस में जाते हैं? अपने पार्चुरेशन वाले टॉपिक के अंदर जाते हैं। अब पार्चुरेशन को हम क्या बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब डिलीवरी ऑफ द बेबी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं बोलूं किस हार्मोन का होता है तो वो होता है ऑक्सीटोसिन का। यानी कि हमारा बेबी, हमारा जो फीटस है वो क्या करेगा? रिफ्लेक्सेस भेजेगा। हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो भी रिफ्लेक्सेस भेजेगी, हमको न्यूरॉन सिग्नल भेजेगी वाया न्यूरॉन्स कि अब आपको अपना सब बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? अपना ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करना है। ऑक्सीटोसिन क्यों इंक्रीज करना है? क्योंकि बेबी रेडी हो चुका है बर्थ के लिए। ऑक्सीटोसिन जब इंक्रीज करता है तो वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। हमारी एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम की लेयर में फुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इतना कॉन्ट्रैक्शन करता है कि वो बेबी जो है उसकी डिलीवरी हो जाती है। यानी कि कौन रोल प्ले कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन कैसे निकला? कि हमारे बेबी और हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर ने सिग्नल भेजा हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन से हाइपोथैलेमस में सिग्नल गया। हाइपोथैलेमस कौन से किसको सिग्नल देता है? जीएनआरएच को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिग्नल देता है। और जीएनआरएच इस बार एंटीरियर पिट्यूटरी को नहीं
नहीं बल्कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या देगा, सिग्नल देगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि अब तुम अपना ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, और वो ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक देता है ऊपर किसको, जीएनआरएच को, तो और ऑक्सीटोसिन निकलता है, और ऑक्सीटोसिन निकलता है, बहुत ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ही तेज वाला कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और वहां पे डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाती है, यानी कि बेबी इज रेडी टू डिलीवर नाउ, और हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, अगर मैं हेडिंग डालूं अपनी पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, तो इसमें क्या होता है, मेरा हाइपोथैलेमस, हमें पहले तो क्या आएंगे, सिग्नल्स आते हैं, क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, हमारा बेबी भेजता है या फिर हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर भेजती है। तो हम सबसे पहले कहां पे जाते हैं, अपने हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देगा, जीएनआरएच को सिग्नल देगा। जीएनआरएच किसको सिग्नल देता है, जीएनआरएच किसको सिग्नल देता है, ये सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। किसको सिग्नल देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कराती है, मेरा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और यही ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक देता रहेगा वापस वापस अपने हाइपोथैलेमस को, और वहां से ऑक्सीटोसिन और रिलीज होता जाएगा, जो क्या कराएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिस वजह से हमारा बेबी इज रेडी टू बी डिलीवर नाउ, इज रेडी टू बी डिलीवर नाउ। अब हमारा यहाँ पे आखिरी टॉपिक आता है पार्चुरेशन, यानी कि अब मेरा बेबी का जन्म हो चुका है। अब इसके बाद की प्रोसेस होगी, अब इसके बाद की प्रोसेस होगी जो क्या नाम होती है, इसका नाम होता है लैक्टेशन। अब लैक्टेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, यानी कि अब ये जो पार्चुरेशन हो गया 9 महीने बाद, अब इसके बाद क्या होता है, 6 मंथ तक जो मदर होती है वो लैक्टेशन देती है, यानी कि मिल्क प्रोवाइड करती है बेबी को। और इस मिल्क, ये जो मिल्क होता है ना, इस मिल्क के अंदर हमारी एंटीबॉडीज अगेन प्रेजेंट होती है। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी, यानी कि A1 जो A एंटीबॉडी होती है, जो A सबसे पहले आता है, वो हमारी मदर हमको देती है वाया मिल्क। IgA एंटीबॉडी किसमें प्रेजेंट होती है, उस मिल्क में प्रेजेंट होती है। और वो जो 6 महीने वो जो पेल येलो कलर का मिल्क आता है, जिसके अंदर ये IgA कुछ 2-3 महीनों तक प्रेजेंट होता है, इस मिल्क का नाम क्या होता है, कोलेस्ट्रम नाम होता है। क्या नाम होता है, कोलेस्ट्रम नाम होता है। और ये कोलेस्ट्रम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए। और हमें हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि जो हमारी गौ माता होती है, यानी कि जो हमारी गाय होती हैं, उनका दूध हम बेबी को पिला सकते हैं, क्योंकि वो जो दूध होता है वो एज लाइक अ मदर की तरह ही मिल्क होता है, इसलिए हम गाय को गौ माता भी मानते हैं। भैंस का दूध तो इंपॉर्टेंट होता है, बफलो का दूध होता है, लेकिन वो ताकत के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम गाय का दूध एक ऐसा दूध है जो कि बहुत ही शुद्ध दूध माना जाता है, जस्ट लाइक अ मदर ही माना जाता है, तभी हम बच्चों को वो दूध पिला सकते हैं। वो ज्यादा हाई वेटेज का नहीं रहता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हमने मिल्क के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कि जो मिल्क होता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रम होता है, तो ये 6 महीने जब निकलता है, कोलेस्ट्रम मेनली जो जिसमें IgA होता है वो तो 2-3 महीने तक ही निकलता है, बट जो मिल्क का ड्यूरेशन होता है लैक्टेशन का, वो 6 महीने तक का ही होता है। तो 6 महीने वाले मिल्क के दौरान हमारी मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती है। हमने अपने पहले पढ़ा था कि मेंस्ट्रुएशन ना होने का प्राइमरी रीजन हमारा प्रेगनेंसी, और सेकेंडरी रीजन हमारा हार्मोनल कंट्रोल हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। उसके साथ साथ आज हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि उसका एक और रीजन हो सकता है, वो है लैक्टेशन। ये भी सेकेंडरी रीजन हमारा हो सकता है, क्योंकि लैक्टेशन के दौरान 6 महीने तक जो फीमेल होती है, जो वुमेन होती है, उसके अंदर ओवा नहीं बनता है, यानी कि उसमें मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं होती है। उस टाइम पे हमारा मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन होते हैं वो हमारे लैक्टेशन में हेल्पफुल करते हैं। जैसे ही वहां पे बच्चा रोता है, बच्चे के रोने का सिग्नल हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे माइंड में जाता है, और हमारे माइंड से वापस हाइपोथैलेमस में जाता है, जो कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है। तो हमारा जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज ऑफ द मिल्क में हेल्पफुल रहता है। तो फिर मिल्क को बनाता कौन है और सिक्रेशन कौन करता है?
मिल्क का फॉर्मेशन करने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है? हमारा प्रोलैक्टिन करता है। और मिल्क का सिक्रीशन कौन करता है? हमारा यही प्रोजेस्टेरॉन करता है। मिल्क का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन। मिल्क का सिक्रीशन कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। और मिल्क का इजेक्शन कौन कर रहा है, यानी कि बाहर कौन निकालने में हेल्पफुल है? हमारा ऑक्सीटोसिन। कौन है अगेन? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत हेल्पफुल है। और प्रोजेस्टेरॉन तो पहले से ही हमारी हेल्प करते हुए आ रहा है, जाने कहां से। तो हमने इस चीज को भी लिखा है कि लैक्टेशन जो होता है वो हमारे 6 महीने तक के लिए होता है। बाकी यहाँ पे ये पेल येलो कलर का होता है, इसमें IgA एंटीबॉडीज हमारी प्रेजेंट होती हैं। और इस टाइम पे हमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, यानी कि एक फीमेल को पीरियड्स नहीं आते हैं। सो कैन यू जस्ट रिलेट दिस थिंग विद योर ओन बॉडी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी पूरे उसमें आई है हमें, इस पूरी प्रोसेस में आई है हमें। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही बोलते हैं कि सबके साथ हमारा रिश्ता, शायद एज लाइक मी, मेरा रिश्ता शायद सबके साथ 19 साल का होगा, 20 साल का होगा, लेकिन फिर भी मेरी मदर के साथ मेरा जितना भी सबके साथ रिश्ता है उससे ज्यादा 9 महीने प्लस का रिश्ता निकलेगा। क्योंकि वो 9 महीने जो होते हैं उसमें इतना सब कुछ काम हो रहा होता है, वो फीमेल की ही बॉडी के अंदर हो रहा होता है, उसको वो पूरे इन्वायरमेंट के साथ हो रहा होता है। और यही एकमात्र आपके लिए रीजन काफी है शायद एक फीमेल के होने का, ताकि आप फीमेल फॉइटिसाइड में कम से कम पार्टिसिपेट करें। मेरा तो कहना है कि ना ही पार्टिसिपेट करें, एक फीमेल की वजह से ही आप यहाँ हैं आज, ये भी याद रखें। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है। और एक चीज और याद रखेंगे, ये जो हमारा लैक्टेशन वाला प्रोसेस हुआ है ये वाया मेमोरी ग्लैंड्स होता है। और मेमोरी ग्लैंड्स जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही प्रेजेंट तो दोनों में होती है, लेकिन वर्क किस में करती है? सिर्फ फीमेल में करती है। प्रेजेंट तो मेल फीमेल दोनों में होता है मेमोरी ग्लैंड, लेकिन किसमें वर्क करता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल के उसमें प्रेजेंट, फीमेल में जो प्रेजेंट है वही सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हैं, मेल वाले का कोई भी वर्क नहीं होता है वहां पे। और यहीं पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर से।